हेलो क्लास 11th, मोस्ट वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज का हम डिसऑनर को हमने कंप्लीट कर लिया। बिल ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वेरियस केसेस में, ये भी हमने समझ लिया। और आज का जो टॉपिक है वो पूरा न्यू टॉपिक है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का, दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का रिन्यूअल क्या होता है, कैसे करते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सभी बातों को कॉन्सेप्ट के साथ आज की क्लास में हम सभी समझेंगे। ओके, सो देखो, सबसे पहली बात की रिन्यूअल मतलब, देखो इसका नेम में ही है रिन्यूअल मतलब फिर से न्यू बिल को लाना। ठीक है, देखो कैसे हम इस चीज को करते हैं। सबसे पहले हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे और एग्जांपल समझने के बाद एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड। उसके बाद फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स से देयर इज अ बिजनेस जो कि एक्स लिमिटेड है। ठीक है, और इससे जो है वो कोई एबीसी नाम का इंसान है, कोई भी एबीसी कोई भी हो सकता है। इसने गुड्स परचेज किया है 10,000 रुपीज का। ठीक है, ऑन क्रेडिट में परचेज किया। ओके, तो इतना बात तो समझ में आता है कि एक्स लिमिटेड नाम का एक बिजनेस है जो कि क्रेडिट में गुड्स सेल किया है किसे, एबीसी लिमिटेड को। और ये एबीसी लिमिटेड जो है वो देखो आगे क्या होता है। उसके बाद एक्स लिमिटेड ने इस क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए एक बिल लिखा है जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। एक्स लिमिटेड ने ये बिल लिखा और ये किस पे लिखा गया, तो एबीसी लिमिटेड पे लिखा गया। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये बिल का मेच्योरिटी डेट जो है वो 3 महीने के बाद आता है। लेट्स से कि ये बिल जो है वो 1 जनवरी को लिखा गया है, तो इसका मेच्योरिटी जो है वो कब आएगा, तो 3 मंथ्स के लिए ये बिल अगर लिखा गया है तो ये हमारा अप्रैल को आएगा। ठीक है, 1 अप्रैल। चलो 1 अप्रैल प्लस 3 डेज और ऐड कर देते हैं, तो 4 अप्रैल को जो है वो इसका मेच्योरिटी डेट आने वाला है। ठीक है, इस बिल का। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है कि ठीक है, पहले क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, फिर बिल लिखा गया। बिल जो है वो 3 महीने के लिए लिखा गया है और इस पे इसका मेच्योरिटी डेट 4 अप्रैल को होने वाला है। चलो ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा कि एक्स लिमिटेड को पता है कि 4 अप्रैल को ये एबीसी जो है वो पेमेंट करने वाली है। ठीक है, एक्स लिमिटेड को यही पता है ना। बट यहाँ पे होता क्या है कि एबीसी जो है वो मेच्योरिटी डेट के दिन खुद से आती है एक्स लिमिटेड के पास एंड एक्स लिमिटेड को बोलती है कि भैया देखो, मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकती। हो सकता है इसके पास कोई प्रॉब्लम हो या फिर मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, बट यहाँ पे ड्रॉई जो है वो खुद से एक्सेप्ट कर रही है कि मैं आपको मेच्योरिटी डेट के दिन पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे तो बिल का डिसऑनर हो गया। बट एक चीज यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि देखो, यहाँ पे एक्स लिमिटेड को नहीं जाना पड़ा एबीसी के पास पैसे लेने के लिए और ना ही इसे कोई नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ा ये प्रूफ करवाने के लिए कि ये बिल का डिसऑनर हो गया है, बल्कि सीधा सीधा ही यहाँ पे एबीसी जो है वो खुद से एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है मैं आपको कुछ दिनों के बाद पेमेंट करूंगी, तो जितने दिनों के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगी उतने दिनों के लिए आप एक न्यू बिल बना दो और इस बिल को कर दो कैंसिल। ठीक है, तो वही होता है यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पुराने बिल को डिसऑनर करते हैं, कैंसिल करते हैं। ठीक है, और फिर न्यू बिल उसी मेच्योरिटी डेट को लिखा जाता है। ठीक है, और इतना काम होने के बदले में ये एक्स लिमिटेड जो है वो इतना शांति से मानने वाला नहीं कि चलो ठीक है, इतना ये वेट करेगा। इसलिए ये बोलेगा क्या, ये एक्स लिमिटेड जो है वो एबीसी को बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, मैं आपकी बातों को मानता हूं, बट आपको मुझे इंटरेस्ट देने होंगे। इंटरेस्ट फॉर व्हाट, तो जो एक्स्ट्रा डेज, मान लो कि ये मेच्योरिटी डेट 4 अप्रैल को है, 4 अप्रैल को बिल जो है वो कैंसिल हो गया है, ये ओल्ड बिल जो है वो कैंसिल हो गया है और इसी दिन जो है वो एक न्यू बिल लिखा गया है। ठीक है, न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक लिखा गया फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ्स के लिए। तो ये जो न्यू बिल लिखा गया है 2 मंथ्स के लिए, तो ये 2 मंथ्स का जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, इंटरेस्ट लेता है ड्रॉअर। ठीक है, ड्रॉअर क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। अब ड्रॉअर चाहे तो इंटरेस्ट 2 तरीके से ले सकता है। पहला तरीका कि वो चाहे तो इंटरेस्ट उसी टाइम पे कैश में रिसीव कर ले, या फिर वो चाहे तो इस इंटरेस्ट को भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐड करके बना ले। ठीक है, मतलब वो अगला जो नेक्स्ट मेच्योरिटी डेट होने वाला है उस पे रिसीव कर ले। ठीक है, तो इतना काम होता है रिन्यूअल के टाइम पे। तो हम रिन्यूअल के टाइम पे सारे जर्नल एंट्रीज को समझने वाले हैं।
देखो सबसे पहला तो जो भी जर्नल एंट्री हमने स्टार्टिंग में समझा था ना कि जब मेच्योरिटी डेट पे अपने पास रखे, या फिर हो सकता है कि वो अपने किसी क्रेडिटर को भेज दे ड्रॉर, या फिर हो सकता है कि वो बैंक से बिल को डिस्काउंटिंग करवा ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दे। तो सारे केसेस में आपका जो जर्नल एंट्री हमने स्टार्टिंग के क्लास केसेस में पढ़ा है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, उतना तो होना ही है, ठीक है, उतना काम तो होगा ही। बस जो चेंजिंग होगा वो क्या होगा, तो इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, देन हम न्यू बिल इशू हुआ है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, पुराना बिल कैंसिल हो गया है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, एंड फिर अगर अमाउंट रिसीव हो गया है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, तो ये 4 एंट्री जो है वो सारे केसेस में सेम होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सभी जो केस को समझेंगे, इसमें हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आप सभी केसेस में बहुत ही आसानी से जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। ओके, सो चलो अब हम एक एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल से हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये जो एग्जांपल हम आज की क्लास में समझेंगे, ये एग्जांपल हमारा एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल को मैंने लिया है, बस इसमें मैंने डेट को चेंज किया है। क्यों? क्योंकि मेरा बुक जो एनसीईआरटी का है वो बहुत ही पुराना है, इसमें बहुत पुराना डेट था, तो मैंने इसमें न्यू डेट अपने से ऐड कर दिया। ओके, सो देखो क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को रवि सोल्ड गुड्स टू मोहन। रवि नाम का यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, इसने गुड्स सेल किया है मोहन को, कितने का, फॉर 18,000 रुपीज। ओके, और आगे पढ़ते हैं, 3,000 वर पेड बाय मोहन इमीडिएटली एंड बैलेंस ही एक्सेप्टेड 3 months बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय रवि। मतलब 18,000 का गुड्स रवि ने मोहन को सेल किया, और उसके बाद उसने 3,000 जो है वो उसी टाइम पे कैश में पेमेंट कर दिया, और बाकी का जो रिमेनिंग 15,000 रुपीज बचा है वो इसे क्या करेगा, तो ये जो रिमेनिंग 15,000 रुपीज है इसके लिए उसके ऊपर बिल लिखा गया है, ठीक है, ये क्रेडिट में रह गया है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी द बिल मोहन रिक्वेस्टेड रवि टू कैंसल द ओल्ड बिल एंड न्यू बिल अपॉन हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। मतलब कि मेच्योरिटी डेट आने पर यहाँ पे रवि मोहन जो है वो खुद से रवि के पास में जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ये ओल्ड बिल को आप कैंसिल कर दो एंड न्यू बिल को यहाँ पे इशू कर दो, ठीक है, न्यू बिल आप फिर से लिख लो, समहाउ कोई भी रीजन इसके लिए हो सकता है, ठीक है। देन he further agreed to pay interest in cash to Ravi at the rate of 12% per annum। अब वो फिर से मान लेता है कि ठीक है मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा इसके लिए कैश में, उसी टाइम पे कैश में यहाँ पे इंटरेस्ट पे हो रहा है, ठीक है। अगर उसी टाइम पे कैश में इंटरेस्ट पे नहीं होगा तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसे भी हम समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, रवि agreed to pay, Ravi agreed to Mohan's request and cancelled the old bill and drew a new bill, ठीक है, मतलब यहाँ पे रवि जो है वो उसकी बातों को मान लेता है, ओल्ड बिल को कैंसिल भी कर देता है एंड न्यू बिल को लिखता भी है, ठीक है। द न्यू बिल वाज मेट ऑन मेच्योरिटी बाय मोहन, और जो ये न्यू बिल है वो मोहन जो है वो न्यू मेच्योरिटी डेट जो आया था उस पर पेमेंट भी कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज। अब आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बस आपको समझना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब आपको बस ट्रांजेक्शन्स को समझना है, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो खुद ही हो जाना है ना। तो देखो क्या करते हैं, हमें दोनों के बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम दोनों के बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, जो कि है यहाँ पे रवि, ये आपका ड्रॉअर है, एंड मोहन जो कि आपका ड्रॉई है। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों के बुक में साथ साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। आप पहले रवि के बुक में करना, उसके बाद आप मोहन के बुक में करना, अच्छे से आपको बनाना है बिल्कुल फॉर्मेट में। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ओके, तो ये हो गया ड्रॉअर का और ये हो गया मोहन का। सबसे पहला जो काम हुआ है वो 1 जनवरी 2021 को हुआ है कि रवि जो है वो गुड्स सेल किया है मोहन को, कितने का, 18,000 रुपीज का, जिसमें से उसने कैश रिसीव कर लिया है 3,000 रुपीज, और रिमेनिंग का 15,000 रुपीज जो है वो मोहन को क्रेडिटर के रूप में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, मतलब मोहन से बाद में लेना है ऐसा रिकॉर्ड कर लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसने कैश में पेमेंट रिसीव किया है, तो कैश इसके पास आया है, कैश अकाउंट डेबिट। सबसे पहले इसने कैश में रिसीव किया कितना, 3,000 रुपीज, तो 3,000 लिखेंगे, एंड फिर इसने मोहन को, बाकी देखो 18,000 का गुड सेल हुआ है, 3,000 इसने कैश में रिसीव किया,
तो बाकी अमाउंट का क्या होगा, तो बाकी अमाउंट जो है वो ये मोहन से रिसीव करता है, तो मोहन को इसने डेबिट में रिसीव किया है, मतलब रिकॉर्ड किया है अपने डेटर के रूप में 15,000 रुपीज के लिए, और क्रेडिट में 2 सेल्स, ओके, कितना 18,000 रुपीज। नरेशन आपको लिखना है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड ₹3,000 रिसीव्ड इमीडिएटली फॉर कैश, ठीक है, ये हो गया। देन चलो इसका काम हो गया, अब क्या करेंगे, तो अब मोहन का भी बुक हम समझ लेते हैं। मोहन यहाँ पे देखो, रवि तो सेल किया है और मोहन ने क्या किया, परचेज किया, तो मोहन का क्या होगा, तो परचेज तो इसने डेबिट करना ही होगा, ठीक है, परचेज अकाउंट ये डेबिट करेगा, चलो कर दिया परचेज डेबिट। 2 किनसे परचेज किया, मोहन से, तो 2 मोहन ये लिखेगा एंड 2 कैश, ओके, कैश क्यों, क्योंकि इसने कैश पे भी तो किया है 3,000 रुपीज, तो यस वही 3,000 रुपीज जो है वो इधर लिखेंगे। एंड मोहन को ये क्रेडिटर के रूप में रिकॉर्ड करता है 15,000 रुपीज के लिए, ओके। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे एक न्यू क्या आया कि कैश में पेमेंट हुआ था, उसका भी जनरल एंट्री आपको करना पड़ा, ठीक है, बल्कि इसके लिए कोई बिल नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन हुआ, कैश में होके खत्म भी हो गया, ठीक है। अब इसी डेट को, यही डेट को आपका जो है वो बिल का एक्सेप्टेंस रिसीव होता है, ठीक है, बिल का एक्सेप्टेंस रिसीव होता है। चलो देखते जाओ और साथ ही साथ एंट्री भी नोट करते जाना, क्योंकि इसका एंट्री थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो हो सकता है कि बोर्ड पे मेरा अटे ना, तो मैं इसे क्या करूंगी, इरेज करूंगी और फिर यहाँ पे दूसरे एंट्री बताऊंगी, तो इस तरह से आपका छूटना चाहिए, इसलिए नोट करते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना, ओके। तो देखो यहाँ पे अब रवि जो है वो क्या करेगा, मोहन को बिल भेजेगा लिख के, मोहन इस पे एक्सेप्टेंस भी दे देता है एंड वापस से बिल रिसीव करता है रवि मोहन से, तो इसका एंट्री क्या करता है, तो इसके पास अब क्या हुआ, बिल रिसीवेबल है, बिल इसका बढ़ गया है, तो बिल रिसीवेबल को ये डेबिट में अपना रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इसका एसेट्स है बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। एंड 2 क्या, तो 2 किन से हम रिसीव कर रहे हैं, मोहन से ना, मोहन को यहाँ पे उसने क्रेडिटर के रूप में डेबिट में रिकॉर्ड किया है, और अभी इसे क्रेडिटर के रूप में, मतलब अभी इसे अपने बुक से हटाएगा तो क्रेडिट करेगा, ओके। चलो इतना एंट्री तो हो गया। अब मोहन भी इसे करेगा क्या, मोहन के लिए बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल का एंट्री अब ये करेगा, बिल्स पेबल ये किसे दे रहा है, रवि को, तो रवि इसके लिए डेबिट हो जाएगा, ठीक है, रवि डेबिट एंड 2 बिल्स पेबल, इसके ऊपर लायबिलिटीज बढ़ गया है, कितने का, 15,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज, ओके। चलो इतना काम तो समझ में आता है, ठीक है, इतना काम तो समझ में आता है, ये हो गया। अब आते हैं मेच्योरिटी डेट के दिन। मेच्योरिटी कब आना है, 3 मंथ्स के बाद, तो यहाँ पे 1 जनवरी है, 1 जनवरी से 3 मंथ्स हम आगे बढ़ेंगे, तो जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, क्या आया, अप्रैल आया ना हमारा, तो ठीक है, हम यहाँ पे 1 अप्रैल लिखेंगे, बट 3 डेज और इसमें ऐड करते हैं हम, जो कि हमारा ग्रेस डेज होता है, तो 1 में 3 और ऐड कर दो, 4 अप्रैल हो जाते हैं हमारे, तो 4 अप्रैल 2021 को जो है वो आपका मेच्योरिटी डेट है। इस दिन आपको पेमेंट होने थे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि मोहन जो है वो खुद से रवि के पास जाता है और बोलता है कि भैया मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकता, शायद मतलब इसका कंडीशन हो सकता है कि खराब हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मोहन पेमेंट करने के लिए कर देता है मना। तो यहाँ पे ये पुराना बिल को हमें क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि मेच्योरिटी डेट के दिन रवि जो है मोहन के पास जाता है एंड ओल्ड बिल को कैंसिल करने बोलता है, तो ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे हम। कैसे कैंसिल करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो बिल है वो आपने डेबिट किया था, ये सोच के कि आपके पास बिल आएगा, बट अब आएगा नहीं, अब आप वो बिल कैंसिल करोगे क्योंकि अब वो बिल आपके पास नहीं आने वाला है, तो आप इसी BR को जिसे आपने डेबिट किया था, इसे खत्म करने के लिए आप इसे क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। और डेबिट में क्या, तो आपने ये बिल मोहन से लेना था, तो मोहन को आपने पहले डेटर में रिकॉर्ड किया था, फिर आपको इससे बिल रिसीवेबल मिल गया, तो आपने उसे अपने डेटर से हटा दिया, क्यों, क्योंकि आपके पास बिल आ गया है इसलिए। बट अब आपके पास से फिर से बिल जा रहा है, आपने बिल को कैंसिल किया, तो अब आपका मोहन फिर से डेटर बन गया ना, अब आपको मोहन से फिर से अमाउंट लेने पड़ेंगे, है ना, तो यस, फिर ये इसे क्या करेगा, डेबिट में मोहन को रिकॉर्ड करेगा डेटर के रूप में, कितना, 15,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज, ठीक है। आप यहाँ पे नरेशन लिख देना, बिल कैंसल्ड, ओके। चलो ये हो गया। उसके बाद इसमें समझते हैं, अब मोहन भी जो है वो बिल को कैंसिल कर देता है। पहले इसने सॉरी मैं यहाँ पे मोहन लिख दिया था मैंने, यहाँ पे आपका रवि होगा, ठीक है। तो
पहले इसने रवि को अपने क्रेडिटर के रूप में रिकॉर्ड किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देन फिर इसने रवि को बिल्स पेबल दे दिया, मतलब बिल्स दे दिया, तो फिर वो इसे अपने रवि को जिसे इसने क्रेडिट में किया था उसे अब वो डेबिट में कर दिया, ठीक है। तो रवि रवि यहाँ पे कैंसिल हो गया, रवि यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट हो गया, खत्म। अब क्या हुआ कि मोहन को क्या पता था कि ये अपना मैच्योरिटी डेट के दिन पेमेंट ही नहीं करेगा, तो मोहन ने क्या किया, ये बिल जिसे ये क्रेडिट में किया था, ठीक है, जिसे इसे पेमेंट करना था, लायबिलिटीज को इसने रिकॉर्ड किया था, उसे अब इसी दिन इस मैच्योरिटी डेट के दिन पेमेंट नहीं करना है। तो ये सबसे पहले इस बिल्स पेबल को हटाएगा अपने बुक से। तो ठीक है, बिल्स पेबल को हटाने के लिए ये आप बिल्स पेबल अकाउंट को जो है वो डेबिट कर देगा, ठीक है। एंड क्रेडिट में, ठीक है, इतना काम समझ में आता है। एंड क्रेडिट में क्या करेगा, तो देखो जिस रवि को ये अपना क्रेडिटर माना था उसको फिर ये हटा दिया था जब वो बिल पेमेंट किया था, बट अब वो बिल का पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो बिल का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर से ये रवि उसका क्या है, क्रेडिटर बन गया ना, फिर से इसे पेमेंट करना होगा रवि को, इसलिए ये इसे क्रेडिटर के रूप में रिकॉर्ड करेगा। तो टू रवि कितना, 15,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज। यहाँ पे भी नरेशन लिख देना, बीइंग बिल कैंसल्ड, ओके, आप नरेशन लिख लेना। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है। अब जो बात आती है वो हम आगे समझेंगे। देखो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ तक तो बिल कैंसिल हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी द बिल मोहन रिक्वेस्टेड रवि टू कैंसिल द ओल्ड बिल। चलो ओल्ड बिल कैंसिल हो गया, एंड न्यू बिल अपॉन हिम फॉर पीरियड ऑफ 2 months। 2 months के लिए एक न्यू बिल लिखा गया है, ठीक है, इसका भी एंट्री हमें करना है, ध्यान रखना। देन ही फर्दर एग्रीड टू पे इंटरेस्ट इन कैश टू रवि। चलो अब हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा, ठीक है, चलो इंटरेस्ट का भी पेमेंट हम कर लेते हैं। और फिर न्यू बिल लिखा गया, इसका भी हमें एंट्री करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। इसी दिन का बात है, 4 अप्रैल 2021 का। रवि को जो है वो मोहन से इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है, कैश में ही रिसीव होने वाला है, पता है ना। अगर कैश में रिसीव नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, चलो समझते हैं अभी यहाँ पे। तो रवि जो है वो मोहन से कैश में अमाउंट रिसीव करेगा, ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट। तो उसका एंट्री ये क्या करेगा, तो देखो मोहन के पास, रवि के पास जो है वो इंटरेस्ट क्या हो रहा है, आ रहा है, क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसके लिए क्या है, ये कैश बढ़ेगा, तो ठीक है, ठीक है, कैश अकाउंट ये डेबिट करेंगे। कैश क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि बिल का पेमेंट जो है वो ये कैश में रिसीव करता है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। ये हो गया कैश में। एंड ये किस लिए रिसीव कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट के रूप में रिसीव कर रहा है। कैश डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैश आया है, और किस लिए आया, तो इंटरेस्ट से आया है। इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, एंड नॉमिनल का रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे ये इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट में हम रिकॉर्ड किए। अब इंटरेस्ट हमें देखो कैसे निकालना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट 15,000 है तो 15,000 लिखेंगे, 15,000 का। एंड रेट गिवन है देखो क्वेश्चन में 12%, तो 12% लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे, तो ये जो इंटरेस्ट है वो क्या पूरा 12% तो पूरा 1 साल का है ना, पूरा 1 साल के लिए मिल रहा है क्या, नहीं। जो न्यू बिल लिखा गया वो कितने टाइम पीरियड के लिए लिखा गया है, 2 months के लिए, तो इस पे इंटरेस्ट भी 2 months के लिए ही देने होंगे, तो 2/12। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आपका 15 2s are 30, 300 रुपीज जो है वो आते हैं। तो 300 रुपीज जो है वो इसे इंटरेस्ट के तौर पे कैश में रिसीव हो जाता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब मोहन के बुक में, तो मोहन को इंटरेस्ट जो है वो पे करने पड़े हैं, ठीक है, मोहन के पास से कैश गया है, ठीक है। तो इसका एंट्री हम कैसे करेंगे, तो जस्ट एंट्री अपोजिट कर दो। इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को ये अपना डेबिट में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो हम डेबिट लिखेंगे। एंड टू क्या, तो वो इंटरेस्ट किसे, मतलब कैसे दे रहा है, कैश में दे रहा है, तो टू कैश अकाउंट कितने, तो 300 एंड 300। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। देखो ये बात हो गई कि जब कैश में इंटरेस्ट पे करे, अगर इंटरेस्ट कैश में पे नहीं करता, उसे बिल में ही रिकॉर्ड कर लेता, इंटरेस्ट भी मान लो उधार रह जाता, तो क्या करते, तो सिंपल है, हम यहाँ कैश ना लिख करके इस डेटर का नेम लिखते, यानी यहाँ पे कैश ना लिख करके मोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखते। हमें पता है ना, जब हम कैश में सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखते हैं, ठीक है। बट अगर हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो उस डेटर का नेम लिखते हैं।
डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखते हैं, पता है ना ये बात। तो बस यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आपको कैश में रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट आप डेबिट करोगे, बट अगर आपको कैश में रिसीव नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे कैश को डेबिट कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो आप डेबिट क्या करोगे, अपने डेटर को, जिससे आपको लेने हैं, जिसे आपने क्रेडिट में दिया है उसे। तो यहाँ पे अगर कैश में रिसीव नहीं हुआ होता ना तो हम यहाँ पे क्या करते, मोहन को डेबिट करते। ओके, एंड सेम कंडीशन यहाँ भी है, अगर ये कैश में पेमेंट नहीं करता तो ये अपने क्रेडिटर को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे क्रेडिटर कौन है इसका, रवि, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ये रवि लिखता है यहाँ पे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, इंटरेस्ट पे हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देन आपका यहाँ पे आता है कि फिर आपका यहाँ पे न्यू बिल जो है वो लिखा गया है। तो न्यू बिल लिखा गया, इसका एंट्री क्या करेंगे, तो देखो इसी दिन जो है वो न्यू बिल आपका लिखा गया है। तो न्यू बिल लिखा गया मतलब फिर से बिल जो है वो रवि लिखा है, मोहन को भेजा है, मोहन ने इसे एक्सेप्ट किया और वापस से रवि को भेजा। तो फिर से इसके पास क्या आया, बिल रिसीवेबल आया, बहुत अच्छी बात है। बिल रिसीवेबल अकाउंट को ये फिर से डेबिट करेगा। एंड टू क्या, तो टू ये किससे रिसीव कर रहा, मोहन से, तो मोहन को ये करेगा डेबिट, क्रेडिट। ओके, अब यहाँ पे नरेशन लिखना, न्यू बिल एक्सेप्टेड। ओके, कितने का, तो 15,000 रुपीज का। अब एक चीज और ध्यान में रख लो कि अगर यहाँ पे कैश मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में ना हुआ होता ना तो ये न्यू बिल में भी इस इंटरेस्ट को शामिल करते और यहाँ पे 15,300 का बिल बनता। आई बात समझ में, कितने का बिल बनता, 15,300 का, अगर इंटरेस्ट कैश में पे नहीं किए होते तब। आई बात समझ में, अच्छे से ध्यान से समझ लो, अगर इंटरेस्ट कैश में पे नहीं किए होते तो यहाँ एंट्री चेंज होता, कैश अकाउंट डेबिट टू, हम टू मोहन लिखते। ठीक है, उसके बाद फिर बिल लिखा जाता तो बिल अकाउंट डेबिट टू मोहन लिखते और यहाँ पे 15,300 और 15,300 लिखते। ओके, आई बात समझ में, चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देन यहाँ पे अब मोहन अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, इसने क्या किया, न्यू बिल को एक्सेप्ट करके वापस से उसे दिया, एक्सेप्टेंस मेड। ठीक है, एक्सेप्टेंस इसने दिया न्यू बिल पे, तो एक्सेप्टेंस मेड ऑन न्यू बिल, इसका हम क्या करेंगे, तो मोहन के लिए तो ये बिल्स पेबल है। ठीक है, रवि को ये पेमेंट करेगा तो रवि इसका डेबिट होने वाला है टू बिल्स पेबल, कितने का, 15,000 रुपीज का। सपोज अगर ये बिल कैश में पे ना करता तो 15,300 का बिल बनता। आई बात समझ में, चलो इतना तो ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। अब यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखा है वो क्या लिखा है, द बिल वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी बाय मोहन, मतलब मोहन जो है वो मेच्योरिटी डेट के दिन इस बिल का पेमेंट कर देता है। तो जब बिल का पेमेंट हो जाता है तो उसका एंट्री हम कैसे करते हैं, तो सिंपल है, जब बिल का पेमेंट हो जाता है, देखो मेच्योरिटी डेट के बाद, तो ये 4 अप्रैल को दूसरा बिल लिखा गया था ना, इससे आगे बढ़ो, मेच्योरिटी डेट 2 मंथ्स के बाद है, तो अप्रैल से मई और मई टू जून, क्या हो गया, 1 जून को होगा, बट इसमें 3 डेज और 4 जून है यहाँ पे, तो 4 जून को होगा। एंड इसमें 3 डेज और आगे बढ़ो, 4, 5, 6, 7, आपका यहाँ पे 7 जून को जो है वो मेच्योरिटी होने वाला है। आई बात समझ में, तो 7 जून 2021, तो 7 जून 2021 इसका न्यू बिल का मेच्योरिटी डेट है। एंड उस दिन जो है वो मोहन इसका पेमेंट कर देता है, तो पेमेंट करता है, इसका एंट्री क्या होगा, तो रवि के पास कैश बढ़ा है, ठीक है, बैंक में इसका अमाउंट आया होगा या कैश में, चलो मान लेते हैं कि बैंक से ही रिसीव हुआ है, तो बैंक को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट जो है वो हमारे डेबिट हो जाएंगे। एंड टू में हम क्या लिखेंगे, तो किनसे रिसीव हुआ है, बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितने का, 15,000 एंड 15,000, अगर इसमें इंटरेस्ट भी शामिल होता तो 15,300 हम लिखते। ओके, आई बात समझ में, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब देखो इसका एंट्री मोहन, तो यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत ही छोटा छोटा बता देती हूँ कि ये अपना बिल का पेमेंट करता है, तो बिल पेबल जो है वो इसका डेबिट होने वाले हैं। एंड तो टू में क्या, बैंक से पेमेंट करता है, तो टू बैंक अकाउंट, कितना, 15,000 एंड 15,000। ओके, 15,000 एंड 15,000। ओके, हाँ, तो यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 एंड 15,000 रुपीज होने वाला है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ ही गया। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। तो रिन्यूअल भी हम ऐसे ही करते हैं, अगर बिल बैंक में भेजा गया होता तो भी हम क्या करते, हमारा पहले बैंक में भेजा जाने वाला एंट्री और फिर यही सारा जो 4 एंट्री है, बिल को कैंसिल करना, बिल को इंटरेस्ट रिसीव करना, ये सारा होने वाला है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है
वो हमारा रिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, ठीक है, कि बिल का जब रिटायर हम कर देते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से ट्राई करूंगी आपको बताने का। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।